Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Junaid Javed and I am your computer teacher. आज हम चैप्टर नंबर 11 को कंटिन्यू करेंगे और आज का आर्टिकल हमारा इफ एल्स इफ का है। तो आइए इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 में हमने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। इससे पहले हम डिसीजन मेकिंग के लिए 3 स्टेटमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल फॉर्म में इफ स्टेटमेंट जो वन वे डिसीजन मेकिंग के लिए होती थी, फिर हमने इफ एल्स डिस्कस किया जो 2 वे डिसीजन मेकिंग के लिए होती, यानी 2 ऑप्शन में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। फिर इसका ऑल्टरनेटिव टर्नरी ऑपरेटर देखा था जो कि 2 वे डिसीजन मेकिंग के लिए होता था। आज हमने डिस्कस करनी है इफ एल्स के बाद थर्ड फॉर्म है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इसको हम एक और नाम से भी पुकारते हैं। इसको इफ एल्स इफ के साथ इफ एल्स इफ के अलावा एल्स इफ भी कहा जाता है और नेस्टेड इफ एल्स भी कहा जाता है। बेसिकली ये वो स्टेटमेंट है जो मल्टी वे डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। मल्टी वे डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है? जब आपके पास 2 से ज्यादा ऑप्शंस हो, 3, 4, 5, 10 ऑप्शंस हैं और आपने उनमें से किसी एक का इंतखाब करना है बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस, तो मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक का इंतखाब करने के लिए जो टेक्निक, जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करेंगे वो इफ एल्स इफ कहलाता है और इसको इंप्लीमेंट करना बड़ा आसान है। अगर आपको इफ आती है, इफ एल्स आपने सीख रखी है, तो आपके लिए इफ एल्स इफ को समझना और आसान होगा। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो जब इसकी डेफिनेशन आती है तो आप बताएंगे इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे इसे एल्स इफ या नेस्टेड इफ एल्स भी कहा जाता है। ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, ये किस लिए यूज होती है? इट इज यूज फॉर मल्टी वे डिसीजन मेकिंग, यानी मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टी वे डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होगी। और इसका मतलब क्या है? इट सिलेक्ट्स अ सिंगल ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस। जैसे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, किसी एक का इंतखाब करना है तो ये वहां पे यूज होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स को ग्रेड देना चाह रहे हैं। अब डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, ए भी हो सकता है, ए प्लस भी हो सकता है, ग्रेड बी, सी, डी, ई, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन एक स्टूडेंट को आप कोई एक ग्रेड ही अलॉट करेंगे। अब वो डिपेंड करता है उसकी परसेंटेज के ऊपर, तो जैसी परसेंटेज होगी वैसा स्टूडेंट को ग्रेड अलॉट किया जाएगा। तो जहां इस तरह की सिचुएशन हो कि मल्टीपल ऑप्शंस में से एक यूज करनी है, वहां हम इफ एल्स इफ को यूज करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब इसको लिखा कैसे जाएगा, वो तो हम सिंटैक्स में भी डिस्कस करते हैं। अगर आपसे वैसे इसका सिंटैक्स पूछा जाए, स्ट्रक्चर पूछा जाए, तो आप बताएंगे इसमें मल्टीपल कंडीशंस और मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ कंडीशंस होते हैं। मल्टीपल कंडीशंस चेक होंगी और जैसी कंडीशन ट्रू होगी वैसी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम ये बता सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंडीशंस एंड मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स। नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल। अब नेस्टिंग का क्या मतलब है? असल में ये जो इफ एल्स इफ की स्टेटमेंट है, इसमें पहले इफ लगती है, उसके बाद एल्स, और एल्स के अंदर एक और इफ आ जाता है, फिर इफ के साथ एल्स आती है और उसके एल्स पार्ट में एक और इफ आ जाता है, यानी हर इफ एल्स के साथ एक और इफ जो है वो अटैच कर दिया जाता है। तो इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स, उसके अंदर एक और इफ एल्स, और ये स्ट्रक्चर नेस्टेड स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट एम्बेड हो जाती है, इंप्लीमेंट हो जाती है, उसके साथ अटैच कर दी जाती है। तो हम कहते हैं नेस्टिंग कैन बी डन अप टू एनी लेवल, यानी इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स, उसके अंदर एक और इफ एल्स, इसको आप किसी भी लेवल तक बढ़ा सकते हैं। इफ के अंदर 3 इफ लगा लें, 4 लगा लें, 5 लगा लें, यानी एक स्टेटमेंट के अंदर आप मल्टीपल लेवल्स तक स्टेटमेंट्स को नेस्ट या इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इसकी कोई कैद नहीं है। आप 10 इफ अटैच कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, ये आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो जाएगी। इसकी वर्किंग क्या होती है? हर इफ कंडीशन चेक होगी, उसके नीचे एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा, वो एग्जीक्यूट होता है। अगर पहली कंडीशन ट्रू हुई तो पहला ब्लॉक चलेगा, दूसरी कंडीशन ट्रू हुई तो दूसरा ब्लॉक चलेगा, तीसरी कंडीशन ट्रू हुई तो तीसरा चलेगा, एंड सो ऑन।
तो मल्टीपल कंडीशंस चेक होंगी, जहां कंडीशन ट्रू होगी वहां स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और बाकियों को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो इसकी वर्किंग आप सिंपली ऐसे बता सकते हैं कि ऑल कंडीशंस आर इवैल्यूएटेड इन अ सीक्वेंस। तमाम कंडीशंस एक तरतीब से एग्जीक्यूट होंगी और वो कब तक चेक होती रहेंगी, जब तक कोई ट्रू कंडीशन नहीं मिल जाती। यही वो कहता है कि अंटिल अ ट्रू कंडीशन इज फाउंड, जब तक ट्रू कंडीशन ना मिल जाए तमाम कंडीशंस चेक होंगी। हां, जब कोई ट्रू कंडीशन मिल जाएगी फिर क्या होगा, स्टेटमेंट्स अंडर ट्रू कंडीशन आर एग्जीक्यूटेड। जो कंडीशन ट्रू हुई उसके नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी और बाकी कंडीशंस को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो हम लिखते हैं रिमेनिंग कंडीशंस आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। अब जैसी कंडीशन होगी वैसा स्टेटमेंट ब्लॉक चल जाएगा। लेकिन अगर तमाम कंडीशंस फॉल्स हो गई तो फिर तो कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हुआ। उसके लिए एक लास्ट स्टेटमेंट होती है। इस लास्ट स्टेटमेंट को आप स्टेटमेंट ए कह लें, स्टेटमेंट एक्स कह लें, स्टेटमेंट बी कह लें। ये एक डिफॉल्ट लास्ट स्टेटमेंट होती है जो कब एग्जीक्यूट होती है, जब ऊपर वाली तमाम कंडीशंस फॉल्स हो जाएं। तो हम ये एक पॉइंट ऐड करते हैं, इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स देन लास्ट स्टेटमेंट के इज एग्जीक्यूटेड। कि कोई स्टेटमेंट होगी स्टेटमेंट के, ये लास्ट में एग्जीक्यूट होगी जब ऊपर वाली तमाम कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने इफ एल्स इफ की डेफिनेशन देखी, स्ट्रक्चर देखा कि इसमें कैसे किन चीजों से मिलकर ये बनी होती है और उसके बाद इसकी वर्किंग कि इसको कंपाइलर एग्जीक्यूट कैसे करता है। अब आइए इसका सिंटैक्स, इसका फ्लो चार्ट और इसकी एग्जाम्पल को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम अगले टॉपिक की जानिब मूव करते हैं जो है इफ एल्स इफ का सिंटैक्स। स्टूडेंट, सिंटैक्स का मतलब क्या है कि हमने इफ एल्स इफ को लिखना कैसे है, इसके रूल्स क्या हैं। तो अगर आपको इफ और इफ एल्स लिखनी आती है तो ये लिखना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। 2-3 पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट इफ लगेगी इफ और इसके आगे कंडीशन आ जाएगी कंडीशन 1 और इस कंडीशन के नीचे अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये तो थी स्टूडेंट्स एक सिंपल इफ स्टेटमेंट। इसके बाद जब एक इफ स्टेटमेंट मुकम्मल हो जाए फिर आपने एक एल्स का कीवर्ड लिखना है और एल्स के बाद आपने यही ऊपर वाला इफ रिपीट कर देना है अगली कंडीशन के साथ। इफ कंडीशन नंबर 2, अगर ये कंडीशन नंबर 2 ट्रू हुई तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद आपने फिर एल्स का कीवर्ड रिपीट होगा और एल्स के बाद फिर ये इफ का ब्लॉक दोबारा रिपीट हो जाएगा इसके नीचे अगली कंडीशन के साथ। इफ कंडीशन नंबर 3, तो इसका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा और ये स्टेटमेंट ब्लॉक नंबर 3 बन जाएगा। इसके बाद फिर एल्स एंड सो ऑन और ये प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा। आप हर एल्स के अंदर एक और इफ लगाएंगे, फिर एल्स एक और इफ एंड सो ऑन, ये प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद जब तक आपकी लास्ट कंडीशन आ जाए ये प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद आपकी लास्ट कंडीशन आएगी एल्स के बाद अगला इफ कंडीशन n, ये आपकी लास्ट कंडीशन है। अगर ये ट्रू हुई तो इसके नीचे वाली स्टेटमेंट्स n एग्जीक्यूट होंगी और आपका इफ एल्स इफ का स्ट्रक्चर यहां पे कंप्लीट तो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कंडीशन फॉल्स हुई उस सूरत में हमें एक और एल्स लगानी पड़ेगी। ये लास्ट एल्स है, इस एल्स के बाद इफ कोई नहीं आएगा बल्कि जो लास्ट स्टेटमेंट के हमने सिंटैक्स में देखी वो स्टेटमेंट के यहां पर लिख दी जाएगी। अब देखिए इस स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट कैसे करेगा कंपाइलर। ये एक कॉमन एग्जांपल है मल्टी वे डिसीजन मेकिंग, यानी 4, 5, 6 ऑप्शंस में से आप किसी एक का इंतखाब करना चाह रहे हैं तो फिर आपने इफ एल्स इफ लगाई। यहां देखिएगा ये इफ ब्लॉक है। सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन नंबर 1 टेस्ट होगी। अगर कंडीशन नंबर 1 ट्रू हुई
तो क्या होगा, कंट्रोल मूव करेगा ब्लॉक के अंदर और स्टेटमेंट नंबर 1 का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। और स्टेटमेंट नंबर 1 का ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल कहां आएगा, इफ एल्स इफ की लैडर के बाहर। यानी जैसी कंडीशन ट्रू हुई वैसी स्टेटमेंट चली। और आपको मालूम है एल्स वाला ब्लॉक कब चलता है, जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो। अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो एल्स इस लैडर को ब्रेक कर देगा और कंट्रोल आपका इफ एल्स इफ के स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा। इसको हम इफ एल्स इफ लैडर भी कहते हैं। जरा देखिएगा, इफ के बाद एल्स, एल्स के बाद इफ, फिर एल्स, फिर इफ, फिर एल्स, फिर इफ। ये एक सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर है। इसको इसलिए है, इसको हम इफ एल्स इफ लैडर भी बोलते हैं। तो इस लैडर के पहले स्टेप पे आप आए, कंडीशन नंबर 1 चेक की, अगर वो ट्रू हुई तो स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट हुई, और अगर कंडीशन ट्रू हुई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद ये लैडर ब्रेक हो जाएगी और कंट्रोल इफ एल्स इफ से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर पहली कंडीशन चेक की और पहली कंडीशन आपको फॉल्स मिली, तो कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको मालूम है फॉल्स होने की सूरत में कंट्रोल आता है एल्स के बाद, और एल्स कहेगा लो जी अगली इफ है, इसको चेक करें। अब कंडीशन नंबर 2 कब चेक हो रही है, जब कंडीशन नंबर 1 फॉल्स थी। अब कंडीशन नंबर 2 अगर ट्रू हुई तो उसी तरह स्टेटमेंट नंबर 2 का ब्लॉक चलेगा और ये लैडर ब्रेक हो जाएगी। लेकिन अगर कंडीशन नंबर 2 फॉल्स हुई, फिर वो क्या करेगा, फिर वो अगली एल्स के पास जाएगा और एल्स के अंदर एक और इफ लगी है, वो इसको चेक करेगा। अगर कंडीशन 3 ट्रू हुई तो स्टेटमेंट नंबर 3 चलेगी। लेकिन अगर कंडीशन 3 भी फॉल्स हुई तो कंट्रोल इफ एल्स इफ के बाद मूव कर जाएगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब है ये लैडर एग्जीक्यूट करती रहेगी। अब आप वो पॉइंट्स याद करें जो हमने स्टार्ट में पढ़े थे। ऑल द कंडीशंस आर इवैल्यूएटेड इन अ सीक्वेंस। सब कंडीशंस एक सीक्वेंस में इवैल्यूएट होंगी। कब तक इवैल्यूएट होंगी, अंटिल अ ट्रू कंडीशन इज फाउंड, जब तक आपको ट्रू कंडीशन नहीं मिल जाती। फॉर एग्जाम्पल, पहली कंडीशन चेक की, फॉल्स मिली, कंट्रोल यहां आ गया। दूसरी कंडीशन चेक की, फॉल्स मिली, वो यहां आ गया। कंडीशन नंबर 3 ट्रू हुई, उसने स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट की और लैडर को ब्रेक कर दिया। तो तमाम स्टेट कंडीशंस चेक होंगी जब तक कि ट्रू कंडीशन नहीं मिल जाती। जब ट्रू कंडीशन मिलेगी उसकी स्टेटमेंट चलाएगा और लैडर को ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर तमाम कंडीशंस फॉल्स मिली, फॉर एग्जाम्पल पहली भी फॉल्स, वो दूसरी पे आ गया, दूसरी भी फॉल्स, तीसरी पे आ गया, तीसरी भी फॉल्स, चौथी भी फॉल्स, पांचवी भी फॉल्स, एंड सो ऑन, करते करते आखिरी एल्स वाली कंडीशन भी फॉल्स मिली। अब क्या होगा, जब तमाम कंडीशंस फॉल्स हुई तो फिर ये स्टेटमेंट नंबर, अगर ये भी फॉल्स हुई कंडीशन नंबर n, तो वो इस एल्स के ऊपर कंट्रोल को ट्रांसफर करेगा और ये एल्स बगैर कोई कंडीशन चेक किए स्टेटमेंट नंबर k एग्जीक्यूट कर देगा। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट नंबर k कब चल रही है, जब कंडीशन 1 भी फॉल्स, 2 भी फॉल्स, 3 भी फॉल्स, करते करते लास्ट कंडीशन n भी फॉल्स हुई, तो फिर उसने स्टेटमेंट नंबर k को एग्जीक्यूट किया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंटैक्स था जिसके मुताबिक हम इफ एल्स इफ को अप्लाई करेंगे। इसमें एक बात आपने याद रखनी है, अगर इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर एक ही स्टेटमेंट हो तो फिर ये ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। लगा देंगे तो अच्छी बात है, एक स्टेटमेंट की सूरत में ये ऑप्शनल है, लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ब्लॉक में, किसी भी ब्लॉक में स्टेटमेंट की तादाद 2 या 2 से ज्यादा हो जाए तो फिर ब्लॉक बनाना कंपलसरी हो जाएगा। तो अगर एक स्टेटमेंट हो तो आप ब्लॉक ना भी बनाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा हो तो फिर कंपलसरी हो जाएगा। अब ये जो हमने वर्किंग डिस्कस की है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, इसी वर्किंग को हम एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में शो कर सकते हैं। ये डायग्रामेटिकल फॉर्म जो किसी भी प्रोसेस की वर्किंग को जाहिर करती है इन द फॉर्म ऑफ सूटेबल सिंबल्स, ये कहलाती है फ्लो चार्ट। तो अब हम इस चीज को, जो वर्किंग हमने पढ़ी है, फ्लो चार्ट के सिंबल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है इससे पहले हमने इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट बनाया, इफ एल्स का बनाया, अब हम इफ एल्स इफ का फ्लो चार्ट भी उसी पैटर्न पे बनाएंगे। आपको मालूम है किसी भी प्रोसेस के स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए ओवल का सिंबल इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा ओवल से, इसमें स्टार्ट लिखा जाएगा। स्टार्ट होते साथ ही सबसे पहले क्या हो रही है, कंडीशन चेक हो रही है, तो कंडीशन नंबर 1, और कंडीशन के लिए सिंबल कौन सा बनता है, डायमंड।
तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 चेक हुई, डायमंड सिंबल बनाया। अब यहां से दो रास्ते निकलते हैं। कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट चलेंगी, फॉल्स होगी तो अगली कंडीशन चेक होगी। तो यहां से हमने दो एरोज निकाले। अगर कंडीशन ट्रू थी तो स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी और कंट्रोल एंड में मूव कर जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स थी फिर कंडीशन नंबर 2 चेक हुई। अगर कंडीशन 2 ट्रू हुई तो स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट करके एंड में मूव कर गए। लेकिन अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स मिली तो कंडीशन 3 चेक होगी। अगर 3 ट्रू हुई तो स्टेटमेंट नंबर 3 चलाई, एंड हो गया। लेकिन अगर कंडीशन 3 भी फॉल्स मिली तो फिर क्या होगी, लास्ट स्टेटमेंट की एग्जीक्यूट होगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इस फ्लो चार्ट में ये कंडीशंस ऊपर नीचे लगाई गई हैं। कंडीशंस की ट्रू पोजीशन राइट साइड पे दिखाई गई है और फॉल्स पोजीशन बॉटम साइड पे दिखाई गई है। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। जब भी पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको 3-4 चीजें लाजमी तौर पर लिखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर, वर्किंग बतानी पड़ेगी जो हमने शुरू में डिस्कस की, नंबर 1। नंबर 2 पे आपको इसका सिंटैक्स लिखना पड़ेगा जो हमने यहां डिस्कस किया। फिर नंबर 3 में आपको इसका फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है जो ये डिस्कस किया। और इसके बाद एक सैंपल प्रोग्राम बना के इस स्टेटमेंट की वर्किंग को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। तो 3 चीजें तो हमने डिस्कस करनी, इंट्रोडक्शन, वर्किंग, सिंटैक्स और फ्लो चार्ट। इसके बाद अब हम फर्दर मूव करते हैं और एक रियल टाइम एग्जांपल लेके इस स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, एंटर डे नंबर एंड प्रिंट्स डे नेम। यानी यूजर से आप किसी दिन का नंबर पूछें, यूजर आपको डे नंबर बताए और आपका प्रोग्राम उस डे नंबर को प्रोसेस करने के बाद डे नेम को प्रिंट करे। अब आपको मालूम है हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो बिटवीन 1 to 7 होना चाहिए। अब जो नंबर यूजर ने एंटर किया है उसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उस वेरिएबल को 7 टाइम्स चेक करेंगे, क्या उसके अंदर 1 है, क्या उसके अंदर 2 है, क्या उसके अंदर 3 है। अगर उसके अंदर 1 हुआ, ये पहली कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मंडे प्रिंट हो जाना चाहिए। अगर यूजर ने इनपुट नंबर 2 दिया है तो सेकंड कंडीशन में आप चेक करेंगे क्या नंबर में 2 है। अगर 2 है तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाए, 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो थर्सडे एंड सो ऑन। और यूजर ने अगर 7 प्रेस किया है तो इसका मतलब है संडे प्रिंट होना चाहिए। और अगर यूजर बिटवीन 1 to 7 कोई नंबर एंटर ना करे, यानी आपकी कोई कंडीशन ट्रू ना हो, तो लास्ट में एक मैसेज प्रिंट हो जाए कि प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 7, तो यूजर को पता लग जाएगा कि मैंने वीक के 7 डेज में से कोई डे एंटर करना था, मेरी इनपुट इनवैलिड है। तो आइए इस प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है हम 2 प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड करते हैं। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हमने हैश इंक्लूड के जरिए stdio को ऐड करवाया, हैश इंक्लूड के जरिए conio.h को ऐड करवाया। तो फर्स्ट 2 लाइंस में तो हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आ गए। थर्ड लाइन पर हमने मेन फंक्शन लिखा है, वॉइड स्पेस मेन, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और इसके बाद हमने मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट की है। स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम में हमें एक वेरिएबल चाहिए जो इंटीजर टाइप का होगा और इस वेरिएबल में हम यूजर से जो डे नंबर पूछेंगे उसको स्टोर करेंगे। तो हम सबसे पहले तो एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इंट वेरिएबल के नाम के लिए हमने डे नंबर के लिए इसको हमने वेरिएबल का नाम डी रख लिया, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। इसके बाद स्क्रीन क्लियर करने के लिए clr scr का फंक्शन यूज किया और इस वेरिएबल डी के अंदर हमने इनपुट लेनी है। यूजर को एक मैसेज जाए प्लीज एंटर अ डे नंबर, और स्कैनएफ के जरिए हम इसकी रन टाइम पे इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए हम एक प्रिंटएफ और स्कैनएफ का फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंटएफ से मैसेज देंगे एंटर डे नंबर, और स्कैनएफ लगा के स्कैनएफ में सबसे पहले चूंकि वेरिएबल डी इंटीजर टाइप का है तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d आएगा और कॉमा के बाद वेरिएबल का नाम है डी, एम्परसेंट साइन और वेरिएबल का नाम डी आ गया। अब यूजर ने जो नंबर एंटर किया वो वेरिएबल डी के अंदर मौजूद है।
अब हम वेरिएबल डी को चेक करना चाह रहे हैं, इसमें 1 हो तो मंडे प्रिंट हो जाए। तो अब सबसे पहले इफ एल्स इफ की पहली लेटर अटैच होगी, इफ ब्रैकेट के अंदर डी इक्वल टू 1। अगर डी इक्वल टू 1 है, अब आपको मालूम है इक्वल टू के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है वो कौन सा है, डबल इक्वल टू साइन। ये चेक करेगा क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज इक्वल हैं। अगर डी में 1 है यानी कंडीशन ट्रू है, तो हम चाहते हैं स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाए मंडे। तो इसके नीचे इफ की बॉडी के अंदर मैं प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिख देता हूं जो स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर देगी, मंडे। तो अगर डी के अंदर 1 होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, मंडे। अब अगर आप देखिए तो इस इफ की बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट है, तो मैंने पेयर ऑफ करली ब्रेसेस से बॉडी नहीं बनाई क्योंकि वो ऑप्शनल हो गई। अगर 2 स्टेटमेंट्स होती तो फिर बनानी लाजमी थी। इसके बाद हम अगली ऑप्शन के लिए अब एल्स लगाते हैं और इस एल्स के बाद एक और इफ लगेगी। इफ अगली कंडीशन क्या आ जाएगी, डी इक्वल टू 2। अगर डी में 2 है फिर क्या करना है, प्रिंट हो जाए मंडे, प्रिंट हो जाएगा ट्यूसडे, क्योंकि डे नंबर 2 क्या है, ट्यूसडे। अगर डे में 1 होगा तो मंडे आ जाएगा, नहीं होगा तो एल्स चेक करो डे में 2 हो, 2 होगा तो क्या प्रिंट हो जाए, ट्यूसडे। इसके बाद तीसरी ऑप्शन के लिए एल्स इफ डी इक्वल टू 3 तो प्रिंट हो जाएगा वेडनेसडे। एल्स नेक्स्ट कंडीशन लगेगी, इफ डी इक्वल टू 4। अगर 4 है तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट होना चाहिए, थर्सडे। इसके बाद प्रोग्राम को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एल्स इफ डी इक्वल टू 5। अगर डी में 5 है तो यहां क्या प्रिंट हो जाए, फ्राइडे। फिर छठी कंडीशन आएगी, एल्स इफ डी इक्वल टू 6। अगर 6 है तो प्रिंट हो जाए सैटरडे। अगली लास्ट कंडीशन आएगी हमारी, एल्स इफ डी इक्वल टू 7। अगर 7 है तो प्रिंट हो जाएगा संडे। हमारे 7 डेज तक ये पूरा हो गया। अब यूजर ने अगर एंटर किया 1 तो मंडे प्रिंट होगा और लेटर ब्रेक हो जाएगी, अगली कंडीशन चेक नहीं होगी। अगर यूजर ने 2 प्रेस किया तो ट्यूसडे प्रिंट होगा, बाकी कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर यूजर ने एंटर किया 6 तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, 4 भी फॉल्स, 5 भी फॉल्स, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, सैटरडे प्रिंट होगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर यूजर ने प्रोग्राम रन करके दिया 9 तो पहली, दूसरी, तीसरी ये तमाम कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, स्क्रीन पर कुछ अपीयर नहीं होगा। तो लास्ट एल्स में हम स्टेटमेंट नंबर के लिखते हैं और स्टेटमेंट नंबर के वो स्टेटमेंट है जो लास्ट एल्स में लिखी जाती है। ये कब चलती है, जो ऊपर वाली तमाम कंडीशंस फॉल्स हो जाएं। तो हम यहां आखिरी एल्स लिखेंगे और इस एल्स में कोई इफ कंडीशन नहीं लगेगी, हम डायरेक्ट एक प्रिंट एफ के जरिए मैसेज दे देंगे इनवैलिड डे, कि आपने जो डे एंटर की है वो वैलिड नहीं है। और इसके बाद हमारा प्रोग्राम कैसे खत्म होगा, हम गेट ch का फंक्शन यूज करेंगे ताकि आउटपुट स्क्रीन स्टे कर जाए और मेन फंक्शन की बॉडी क्लोज कर देंगे। अब आप प्रोग्राम रन करके अगर 10 देते हैं तो ये तमाम कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, कोई डे प्रिंट नहीं होगा, आखिरी एल्स एग्जीक्यूट होगी और क्या लिखा आएगा, इनवैलिड डे नंबर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम यहां पर इस स्टेटमेंट पर होता है। और इस सवाल में अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन देंगे, सिंटैक्स बताएंगे, फ्लो चार्ट देंगे
और उसके बाद एक सिंपल प्रोग्राम के ज़रिए इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ आके हमारी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपने इसको ध्यान से अंडरस्टैंड किया होगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।